on vient m'aider, hop, 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 attaque, on me laisse pas seul, on vient m'aider, attaque, on vient m'aider, hop. Nos desvalimos cantan con suspiros de amor. कहानी की शुरुआत में हम कुछ जंगली लोगों को एक नंगे आदमी को खींचकर ढोल नगाड़ा बजाते बजाते उसे एक गुफा के पास लेकर जाते हुए देखते हैं। वो लोग उसे अदरक लहसुन का माला पहनाकर उसके मुंह में शिमला मिर्च डालकर उसे एक गुफा के अंदर छोड़ देते हैं। गुफा के अंदर एक भयानक तंदूरी राक्षस मौजूद था जो उस आदमी को अदरक लहसुन के साथ ही निगल जाता है। दूसरी तरफ हम बलगम नाम के एक मशहूर पेंटर को देखते हैं जो अपने बेटे और बेटी को पत्ता खेलना सिखा रहा था। उसकी जिंदगी एकदम टकाटक चल रही थी। इसी बीच उसकी मखमल बीबी आकर बच्चों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी बलगम का पिछवाड़ा कोई मिट्टी के नीचे खींचने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका पिछवाड़ा मिट्टी के नीचे धंसता जा रहा था। आगे जब वो अपनी मखमल बीबी के साथ बैठकर टीवी में सीरियल देख रहा था तब फिर से उसका पिछवाड़ा पकड़कर कोई उसे नीचे की तरफ खींचता है। वो परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है कि कोई उसकी पीछे से लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी बीवी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि कैसे एक आदमी की कोई ले सकता है। रात को उसकी मखमल बीबी उसे अपना पिछवाड़ा दिखाकर सोने लगती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर बलगम उसकी कच्ची उतारने की कोशिश करता है जिसमें उसकी मखमल बीबी कहती है, बलगम आज मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बलगम कहता है, तुम्हें पता है हमें एक साथ संभव किए हुए कई जमाना हो गया, तुम अभी बदल गई हो। जो कहकर वो उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। रात को उसके साथ फिर से वही खींचने वाली बात होती है तो वो बिस्तर से उठ जाता है। अगले दिन जब वो अपने स्टूडियो में ड्राइंग कर रहा था तभी उसकी मखमल बीबी आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और इसी चक्कर में वो स्टूडियो का नल बंद करना ही भूल जाता है। आगे वो देखता है कि उसके स्टूडियो में कमर तक पानी भर चुका था और उसकी बरसों की तपस्या और मेहनत आज पानी में डूब रहा था। इसी बीच जब वो अपनी बची कुची पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी वो फिर से जमीन में धंसने लगता है और पानी की वजह से वो अपने आप को ऊपर नहीं खींच पाता और दूसरे दुनिया पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस दुनिया के आसमान में एक नहीं बल्कि तीन सूरज थे। तभी वहाँ पर वही जंगली लंगोटधारी कबीले के लोग आते हैं जिनको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। बलगम उनसे मदद मांगने के बारे में सोचता है लेकिन लंगोटधारी कबीले के लोगों को देखकर वो उल्टा पीछे की तरफ खिसकने लगता है और तभी उसे कोई स्टूडियो में पानी से उठा लेता है। खैर अपने स्टूडियो को खोकर बलगम की तो दुनिया ही हिल गई थी। रात को घर पहुंचकर वो अपनी मखमल बीबी के सामने अपने दुख का पिटारा खोलकर कहता है कि उसकी बरसों की तपस्या आज पानी में मिल गया। यहाँ पर उसकी मखमल बीबी उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुन रही थी क्योंकि वो तो एक दूसरे मर्द के ख्याल में खोई हुई थी। बलगम जब उससे पूछता है कि वो किसके ख्यालों में डूबी हुई है तभी उसकी मखमल बीबी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो उससे कहती है कि उसके ऑफिस के बॉस के साथ उसका टाका भिड़ा हुआ है और वो उससे प्यार करने लगी है। साथ ही साथ वो कहती है, देखो बलगम मुझे तुम्हें देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनते ही बलगम का तो सर के ऊपर से छत और पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने स्टूडियो के साथ साथ अपनी मखमल बीबी को भी खो दिया था। अगले दिन उसकी मखमल बीबी अपने बॉस को उससे मिलाने के लिए घर लेकर आती है। यहाँ पर उसका बॉस बलगम से उसकी बीवी की हाथ मांगता है। बलगम जो बहुत लो कॉन्फिडेंट था वो अपने आप को बहुत कमजोर समझता था इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता और जाते वक्त वो ये कहकर जाता है कि वो कल तक घर को छोड़ देगा जबकि वो घर उसी का था। खैर आगे वो अपने घर जाकर सभी को उसके साथ हुए इस दुखद घटना के बारे में बताता है लेकिन किसी को भी उसके इस टूटे हुए दिल से कोई भी मतलब नहीं थी। तभी उसके चाचा का लड़का आकर कहता है, देखो जीजा जी मैंने ये कपड़ा खरीदा है 600 यूरोज की है। जीजा जी कहते हैं, ये क्या कलर ले लिया तूने, ब्लू कलर का लेना चाहिए था, वो तेरे ऊपर ज्यादा जचता। इधर बलगम जो ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलेगी। आगे वो अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन जाता है। इसी बीच किचन में काली बिल्ली छलांग लगाते लगाते हवा में ही अटक जाता है। बलगम को ये देखकर बहुत हैरानी होती है और वो उस बिल्ली को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि सिर्फ बिल्ली नहीं वहाँ पर वक्त भी चलना बंद हो गया था और उसे छोड़कर सब कुछ अटक चुका था। यहाँ पर नीचे से उसे फिर से कोई खींचने लगता है और धीरे धीरे वो मिट्टी के नीचे धंस जाता है। वो वहीं दूसरी दुनिया पर अपने साथ चाय की केटली लेकर पहुँच चुका था। वहाँ पर वो लंगोटधारी कबीले के लोगों को एक जानवर को काटते हुए देखता है और उनके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? जिसमें लंगोटधारी कबीले के लोग कहते हैं, नेमडा दूसरा स्टाइल में कुकू है। अब उनकी बात आपको जैसे समझ में नहीं आया, बलगम को भी घंटा कुछ समझ में आता है, इसीलिए वो उनके मुंह पर गालियां देकर वहाँ से भागने लगता है। इधर वो लोग भी उसके पीछे भूखे भेड़िए की तरह पड़ चुके थे। दौड़ दौड़ कर बलगम जब थक जाता है तभी वो उन्हें धमकी देकर कहता है, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जिसके बाद वो उनके सामने पुलिस को कॉल करने का ढोंग करने लगता है और इधर
लंगोटधारी कबीले के लोग भी खड़े खड़े ये देखकर सोच रहे थे कि ये क्या वस्तु है। खैर बलगम वहाँ से भागकर एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो सीधा अपने घर के छत को फाड़कर किचन में आकर गिरता है। आवाज सुनकर उसके सभी रिश्तेदार किचन आकर उसे इस हालत में देखकर सोचते हैं कि बीवी के जाने के दुख में ये बेचारा बावला हो गया है। उन्हें यहाँ पर बलगम के लिए नहीं बल्कि अपने घर के टूटे हुए छत को देखकर ज्यादा बुरा लग रहा था। आगे बलगम जब अपने स्टूडियो पर पहुँचता है तभी उससे पैसे लेने के लिए बहुत सारे लोग आ पहुँचते हैं। दरअसल बलगम ने उन सभी से कर्ज लिया था और कुछ पैसे स्टूडियो के इंस्टॉलमेंट के भी थे। इसी बीच बलगम देखता है कि वहाँ पर सभी के जुबान में लगाम लग जाती है और सभी लोग पुतले की तरह स्टैचू बन जाते हैं। बलगम फिर से मिट्टी के नीचे धंसने लगता है और इस बार वो उस दूसरे दुनिया पर एक टोकरी से बाहर निकलता है। वहाँ पर लंगोटधारी कबीले के लोग उसे देखकर तालियां बजाकर उसे स्वागत करते हैं। उस कबीले का टकला मुखिया बलगम को देखकर उससे कहता है, हे प्रभु, अपनी की प्रजापतिर मतो उड़े আমাদেরকে আপনার शक्ति दिखाते पारबेन, यानी हे हमारे देवता, क्या आप तितलियों की तरह उड़कर हमें आपकी शक्ति दिखा सकते हैं। अब वो लोग उसे यहाँ पर इतना मस्का मारते हैं कि वो फूलकर तितलियों की तरह अपने हाथों को फैलाकर कूद पड़ता है और मुंह के बल गिरता है। आगे वो लोग उसे पकड़कर जोर जबरदस्ती उसे एक हरा अंगूर खिलाते हैं जिससे वो उनकी बातों को समझ पाता है। इसके बाद वो लोग उसे उनके राजगद्दी में बैठाकर उसे कंधे में लादकर अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर कबीले के टकला मुखिया उन सभी लोगों से कहते हैं, सुनो सुनो कबीले वालों, यही है वो इंसान जो दूसरे दुनिया से हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमें वही तंदूरी राक्षस से बचाएंगे जो हमारे कबीले के लोगों को अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के साथ खाते हैं। यहाँ पर एक आदमी बलगम के हाथों में कागज को देखकर कहता है, सर क्या इसमें तंदूरी राक्षस को मारने का प्लान लिखा हुआ है। बलगम कहता है, नहीं यार, ये तो उन लोगों का है जिनसे मैंने स्टूडियो बनाने के लिए कर्ज लिया था। कबीले का टकला मुखिया और वो मास्क पहना हुआ आदमी बलगम से कहता है, देखिए तंदूरी राक्षस ने हमारे नाक पर दम करके रखा है। गाँव के लोगों को वो कच्चा ही खा जाता है, इसीलिए झाड़ फूक टोना टोटका करके हमने आपको दूसरे दुनिया से यहाँ पर बुलाया है। आपको हमारी मदद करनी ही होगी सर। ये बात सुनकर बलगम कहता है, मेरी जिंदगी में क्या कम मुसीबत है जो तुम लोग मुझे और एक मुसीबत में डाल रहे हो। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते और उसे उल्टा टांग कर तंदूरी राक्षस को मारने के लिए कहते हैं। बलगम को भी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हाँ कहना पड़ता है। रात में बलगम जब इसके बारे में सोच रहा था तभी वो फिर से अपने स्टूडियो में आ पहुँचता है। वो वहाँ पर अपने साथ हुए इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। रात को वो अपने घर पर कसरत करना और प्रोटीन का डिब्बा खाना शुरू कर देता है ताकि वो उस तंदूरी राक्षस से लड़ सके। आगे वो फिर से दूसरी दुनिया में पहुंचकर लंगोटधारी कबीले के लोगों को उस गांव को छोड़कर दूसरे किसी गांव में शिफ्ट होने का प्लान बताता है। कबीले के लोग उसके इस प्लान को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि उस गांव के बॉर्डर को जो भी पार करेगा बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। बलगम जानता था कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है, इसीलिए वही सबसे पहले बॉर्डर को पार करता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कबीले के सभी लोग भी उसके पीछे पीछे भेड़ की तरह चलने लगते हैं। आगे काफी देर तक चलने के बाद वो लोग जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तंदूरी राक्षस के दो लोग आकर उन सभी को डराने धमकाने लगता है। बलगम यहाँ पर अपनी डेनिम शर्ट को उतारकर उन्हें अपनी बॉडी दिखाता है और उन दोनों के पास जाता है। वो दोनों यहाँ पर उसकी काफी फिरकी लेते हैं और फिर उसे साइड करके कबीले के लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी बलगम अपनी स्वैग में आ जाता है और नाचते नाचते उनका सामना करने लगता है। वो उनके साथ लड़ते लड़ते हेल्प मी चिल्ला रहा था, जो कि लंगोटधारी कबीले के सभी लोग सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कबीले के किसी ने भी इंग्लिश का कोर्स नहीं किया था, इसीलिए उन्हें उसकी बात घंटा भी समझ में नहीं आता। बलगम उन दोनों के साथ अकेला ही लड़ पड़ता है और किसी तरीके से उनमें से एक को मार गिराता है, जिसको देखकर दूसरा सिपाही अपनी जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बलगम की इस हैरत अंगेज कारनामे की वजह से बलगम अब उनके कबीले के लोगों के बीच में आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन की तरह ही सुपर हीरो बन चुका था। इधर बलगम तंदूरी राक्षस से जीतने के लिए युद्ध कौशल सीख रहा था और बहुत सारे किताबों को भी पढ़ रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि युद्ध को जीतने के लिए मोटिवेशन की भी जरूरत है। इसीलिए वो फिर से उन कबीले वालों के पास जाकर उन्हें मोटिवेशन देता है। इस भाषण को सुनकर कबीले वाले उसे उनके कबीले का सरपंच बना लेते हैं। वहाँ पर उसकी इतनी वैल्यू हो चुकी थी कि हर लड़कियां भी उसे देने के लिए तैयार थी। इसी बीच एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ बात करके सो रहा था तभी वो फिर से उस दुनिया में आ पहुँचता है और देखता है कि तब तक वहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुका था। वहाँ पर वो अपनी कंबल और किताब को लेकर चड्डी पहनकर भागने लगता है। अब क्योंकि उसे युद्ध करना आता नहीं था, इसलिए वो इस घोर युद्ध में भी किताबें पढ़ने लगता है। आगे वो अपने कंबल को गले में लपेट लेता है और किताब पढ़ते पढ़ते एक प्लान बनाता है। अगले दिन जब तंदूरी राक्षस का सेना नींद से उठते हैं तभी वो लोग अपने सामने चड्डी और बनियान पहना हुआ बलगम को खड़ा हुआ देखते हैं। बलगम उनके पास जाकर उन्हें जोर जोर का थप्पड़ पिलाता है और फिर खुले मैदान में भागने लगता है। उसके पीछे पीछे तंदूरी राक्षस के सेना भी आ रहे थे। अब खुले मैदान में आकर वो एक लकड़ी के टोले के अंदर घुस जाता है और इधर लंगोटधारी कबीले के लोग
लोग दूर से उन सभी सिपाहियों के ऊपर तीर से हमला करके उन्हें जान से मार डालते हैं। अब इतनी चालाकी से उन सारे सिपाहियों को मारने का पूरा श्रेय बलगम के ऊपर जाता है और वो लंगोटधारी कबीले के लोगों के बीच में भगवान की तरह बन जाता है। आगे बलगम अपने इस पावर को गलत इस्तेमाल करके कबीले के लोगों को गुलामों की तरह काम करवा कर अपने लिए एक आलीशान महल बनवाता है। बलगम अब इतना घमंडी बन चुका था कि कबीले के लोग उसे पसंद करने के बजाय उसके खिलाफ बगावत पर उतर आ रहे थे। वो अपने इस पावर को रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करता है और अपने मखमल बीबी के बॉयफ्रेंड को एक दिन बहुत बुरी तरीके से मारता है। वहीं दूसरी दुनिया में वो खूबसूरत लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से जीता था। उसे कबीले के लोगों के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो तो बस अपना शौक पूरा कर रहा था। इसीलिए एक दिन कबीले के सभी लोग मिलकर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और वो भागते भागते एक जगह पर पहुंचकर असली दुनिया में पहुंच जाता है। उसे अब पता चल गया था कि सफलता का कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए। आगे वो फिर से अपने स्टूडियो पर काम करता है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात डॉल्फिन नाम की एक लड़की से होती है जो कि उससे पेंटिंग करवाने के लिए आई थी। यहाँ पर डॉल्फिन बलगम की पेंटिंग्स को देखकर उसके ऊपर काफी प्रभावित होती है और रात को वो दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ पर डॉल्फिन बलगम को किस करती है। अब उसके किस करते ही बलगम फिर से दूसरी दुनिया पर आ पहुँचता है। यहाँ पर टकला मुखिया उससे कहते हैं कि वहाँ का एक मान्यता है कि जब तक वो उस तंदूरी राक्षस को जान से नहीं मार देगा तब तक वो शांति से नहीं जी सकता। यहाँ पर बलगम जब उस तंदूरी राक्षस के साथ लड़ने से मना करता है तभी लंगोटधारी कबीले के लोग उसे जोर जबरदस्ती तंदूरी राक्षस के गुफा में छोड़ देते हैं। अब तंदूरी राक्षस को देखते ही उसकी फटकर हाथ में आ जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसी बीच तंदूरी राक्षस के ऊपर वो ऐसे ही एक भाला फेंकता है जो तंदूरी राक्षस के सीने पर लगने की वजह से कुछ दूर जाकर वो लुढ़क जाता है। बलगम का यहाँ पर काम खत्म हो चुका था, लेकिन उस कबीले की और एक मान्यता थी कि अब उन्हें बलगम को ही जान से मारकर खाना होगा। ये बात सुनते ही बलगम की फिर से फटकर 464 हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आगे जाकर लंगोटधारी कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे मारने ही जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों का मन बदल जाता है और वो लोग उसे छोड़ देते हैं। इधर बलगम इतनी देर तक बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए सभी लोग सोचते हैं कि ये मर गया है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो फिर से बच जाता है। हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए उसकी मखमल बीबी और डॉल्फिन भी आई थी। उसकी मखमल बीबी यहाँ पर उससे कहती है कि वो उससे अभी भी प्यार करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बलगम अभी अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और उसने अपनी मखमल बीबी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आखिर में बलगम ने जो अपनी धोखेबाज बीबी को एक्सेप्ट कर लिया, ये उसने ठीक किया या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।